गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में आपका डुअल नेचर हो गया, ठीक है। अब जो अगला यूनिट है, अगला जो चैप्टर है वो है एटम। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन में बात करने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि एटम में वही अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर में इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा, ये सबको मालूम है। बेसिकली देखा जाए अगर, तो ये जो मॉडल है, पहली बार कब पता चला कि ऐसा भी होता है करके सोचिए। यानी कितना छोटा छोटा चीज सब है, पहली बार कब पता चला। तो आपको यकीन नहीं होगा कि फिफ्थ सेंचुरी बीसी में साइंटिस्ट थे कुछ, एक का नाम याद है मुझे, वो भी याद नहीं शायद। पता कर लिया गया था कि एटम जो है वो एटम्स आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी ये चीज पता चल गया था कि एटम जो है वो बहुत ही, कोई भी आप अगर मैटर लीजिएगा, कोई भी मैटर लीजिएगा, तो मैटर किस चीज से बना है, तो क्या बोलेंगे आप, एटम से बना है, ठीक है। तो बहुत पहले ही पता चल गया था ये चीज। उसके बाद अभी यहां पर कुछ नियम कानून निकले, है ना, वो सब फेल हुए। उसके बाद 19th सेंचुरी में, ये साइंटिस्ट का नाम याद है मेरे को क्योंकि ये बहुत फेमस है, 19th सेंचुरी में कौन है, डाल्टन। आप भी सुने होंगे। डाल्टन ने एक एटॉमिक मॉडल सजेस्ट किया, मॉडल तो नहीं सजेस्ट किया, बट इन्होंने बोला कि मैटर जो है वो इज मेड अप ऑफ एटम्स विच आर नंबर 1 इंडेस्ट्रक्टिबल। मतलब आप एटम को और नहीं तोड़ सकते, जो कि सरासर गलत है। इंडेस्ट्रक्टिबल, ये गलत स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। और फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या बोला कि कोई गिवन अगर एलिमेंट है आपके पास, फॉर अ गिवन एलिमेंट दे आर आइडेंटिकल। समझे, अगर आपके पास कोई एक सोडियम है, मान लीजिए सोडियम का एलिमेंट है, तो उसके अंदर सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे। तो ये तो सही बात है, ठीक है। और उन्होंने तीसरा एक और सही चीज बोला कि एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ये इन्होंने 3 बात बोले। अब ये उतना सक्सेस नहीं हुआ, बेकार हो गया ये, ठीक है। उसके बाद 1887 में, ये भी 19th सेंचुरी है, जे थॉमसन जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर किया। समझे, वैसे ये किसका क्या डिस्कवर किया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया का मतलब क्या हो गया, एटम को तोड़ा जा सकता है ना, एटम को तोड़ा जा सकता है। तो इन्होंने फिर एटॉमिक मॉडल दिया, इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया और नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। बहुत ही बेकार सा मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम मतलब जानते हैं आप, तरबूज टाइप,
वाटरमेलन टाइप। इन्होंने क्या बोला कि एटम जो है एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए हैं, दबे हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है अंदर और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसी में एम्बेडेड है। तो ये जो मॉडल था वो फेल हो गया। ऑफ कोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर में घुसे नहीं रहते हैं, वो तो बाहर रिवॉल्व करते हैं ना। तो ये वाला जो मॉडल था वो भी गया काम से। उसके बाद कौन आया मालूम? उसके बाद आया रुदरफोर्ड, सर अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया जबरदस्त। इनका एटॉमिक मॉडल जो है वो सक्सेस हुआ, थोड़ा डिमेरिट भी है। तो इन्होंने मॉडल दिया था, बट इनके जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी कलीग्स हैं, मुझे लगता है कि सब काम स्टूडेंट्स ही कर लेंगे। इनके जो कलीग्स हैं वो 1903 से 1908 यानी 5 साल एक एक्सपेरिमेंट किए। वो कौन थे पता है? वो थे गीगर एंड मार्सडेन, ये दोनों थे, गीगर एंड मार्सडेन। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही उस जमाने के हिसाब से अगर आप देखिएगा बहुत ही अप्रिशिएबल है ये बात। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को देखकर इन्होंने कंक्लूजन दिया जो स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी में पूछता है। और फिर इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जो आप आज जानते हैं, और इनका डिमेरिट भी है और वो भी पूछा जाता है। देखिए, बचपन से क्रिकेट खेले नहीं है तो क्या होगा। और तो ये एटम का बहुत ही बोरिंग सा इंट्रो था। बोरिंग इसलिए क्योंकि लिटरली आई नेवर लाइक्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट, इसलिए ना ही डेट याद रहते हैं ना ही नाम याद रहते हैं। और कंसेप्ट पर ध्यान दो, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, क्या लिखना चाहते हो, सबसे कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बस याद रखना थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, ठीक है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आज भी फॉलो होता है, लेकिन उसका डिमेरिट है। जिसको करेक्ट कौन किया? नील बोर, उनका भी डिमेरिट है, ठीक है। डिमेरिट मेरिट चलता है यार, अच्छा बुरा चलते रहता है। तो आगे बढ़ते चलिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कहां से पता है? गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट से। बड़ी मजेदार बात है। आपको पता है फोटोसेंसिटिव प्लेट क्या होता है? फोटोसेंसिटिव प्लेट मतलब जिस पर लाइट पड़े तो कुछ उजला उजला सा दिखे, मतलब स्किंटिलेशंस, है ना, उसको बोलते हैं फोटोसेंसिटिव प्लेट। जैसे आपका कैमरा का जो स्क्रीन है वो भी क्या है? फोटोसेंसिटिव है। अब देखिए टॉपिक का नाम क्या है? गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। कब हुआ था ये? 1903 से 1908 तक। बच्चे लोग कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं कि सर आप बहुत काले दिख रहे हैं। मैं सोचता हूं उस वक्त क्या आप लोग मेरे को काहे देख रहे इतना? सिंपल सी बात है, इस पर लाइट पड़ना चाहिए ना। मुझ पर अगर लाइट पड़ गया तो उसका क्या हालत होगा? दिमाग नहीं लगाते आप काले दिख रहे। हम है काला, क्या कर लेगा तुम? पागल हो गया करे? कमेंट पूछ, देखो मैं बोलता हूं डाउट पूछो तो तुम लोग बोलता सर आप काले लग रहे हैं। वाह रे वाह, फिजिक्स पढ़ने का तरीका देखिए। पूरा क्लियर बोर्ड दिख रहा है फिर भी सर लाइट तो जलाइए। अरे हर दिन एक समान नहीं होता बेटा, हर दिन एक समान नहीं होता, ठीक है।
समझने की कोशिश करो, बहुत संघर्ष का समय चल रहा अभी। ये सब चैप्टर दोबारा पढ़ाने नहीं वाला मैं, याद रखना, इतना याद रखना। ये जो 2 महीना 3 महीना समय जा रहा है, ये सब में जितना तुम लोगों को मेहनत करना है कर लो, ये सब चैप्टर दोबारा मत लाना। जितना लोग वीडियो नहीं देख रहा है वो उनका प्रॉब्लम है, समझे। मास्क लगा लगा के रिस्क उठा रहे हैं और आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे। देखिए, तो इन्होंने क्या किया था मालूम है आपको? इन्होंने लिया था एक ऐसा कुछ तो भी अपैरेटस। क्या लिया था? अपैरेटस, जिसमें था एक बहुत ही बारीक सा स्लिट, है ना। इसका जो अंदर वाला वॉल है, ये अंदर वाला वॉल, उसको फोटो सेंसिटिव प्लेट से कोट किया था, जिंक ब्लेंडे। क्या है ये? फोटो सेंसिटिव, यानी इस पर लाइट पड़ेगा तो क्या होगा? स्किंटिलेशंस होगा, उजल 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 होगा। अब यहां पर बीच में रख दिया गया क्या? एक सोने का पतला सा पत्ता, बहुत पतला, आई थिंक 0.03 माइक्रोमीटर, आई थिंक सो, आई एम नॉट कंफर्म, तो आप बुक से एक बार देख लीजिएगा। तो क्या है ये? वैसे गोल्ड का पत्ता है या गोल्ड का फॉयल है, वेरी थिन, ठीक है। और इस पर टारगेट किया क्या? अल्फा रे। अब आप बोलोगे सर ये अल्फा रे क्या है? बेटा अल्फा रे मतलब हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन्स ले लो, यानी डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, तो क्या बचेगा इसके पास? न्यूक्लियस के 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। इसी कलेक्शन को अल्फा पार्टिकल या अल्फा रे कहते हैं। अब ये निकलेगा कहां से? किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलेगा, ठीक है। तो जीके के तौर पे याद रखिएगा, नीट वाले, हम सोर्स के रूप में बिस्मथ मेटल यूज करते हैं, अच्छा रेडियो एक्टिव मेटल है, ठीक है। यहां से अल्फा रे निकल रहा है बहुत सारा। कौन निकल रहा है? अल्फा रे। अब क्या भरोसा ये इधर ही जाएगा? ये इधर उधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इसी को कंसंट्रेट करने के लिए हमने क्या यूज किया मालूम है? लेड ब्रिक्स, लेड कॉलीमेटर, लेड कॉलीमेटर, ठीक है। ये हो गया सेटअप। अब क्या होगा मैं आपको 3 कलर में समझा दूंगा। ऑब्जर्वेशंस, यहां मैं लिखूंगा ऑब्जर्वेशंस। नंबर 1, क्या पाया जाएगा मालूम है? कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिविएटेड, इधर उधर नहीं मुड़ा। मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिविएटेड, 99% of alpha ray passed undeviated, तो वो डायग्राम हम ब्लू से बना देंगे, अनडिविएटेड। अनडिविएटेड, अनडिविएटेड, अरे हो गया, समझ गया, ठीक है। वेरी फ्यू, बहुत कम, ब्लैक कलर से 0.14% स्कैटर्ड बाय एंगल थीटा ग्रेटर देन 0.1 डिग्री, यानी 0.1 डिग्री से ज्यादा, कुछ 0.14% अल्फा रे स्कैटर हुए, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ऐसा, से ज्यादा, कुछ 90 डिग्री से भी ज्यादा हुए, ठीक है। और लास्ट इनका क्या था ऑब्जर्वेशन, कि कुछ ऐसे थे वेरी 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 फ्यू रिट्रेस्ड
बैक, वापस आ गए, एकदम शिवैक खचैक, वापस, एक ही बना दो, ठीक है। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या किया, एटॉमिक मॉडल बना दिया। यार मानना पड़ेगा ये लोग को। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कंक्लूजन नंबर 1, ब्लू से लिखा है मैंने। नंबर 1 क्या है, उन्होंने क्या बोला, 99% ऑफ अल्फा रे पास्ट अनडिविएटेड, जिससे उनको क्या शक हुआ कि एटम जो है वो खाली है, मैक्सिमम एटम का पोर्शन क्या है, खाली, इसीलिए सीधा पार हो गया। तो वही है, मैक्सिमम या फिर एटम इज मोस्टली एम्प्टी। अब रुदरफोर्ड जो है वो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। लेकिन उनको समझ में आ गया था कि अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर में नेगेटिव चार्ज, उनको समझ में आ गया था, इसलिए वो क्या बोल पाए मालूम है, 99% ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटरवा। समझ गए, यानी न्यूक्लियस इज वेरी डेंस। उसके बाद 0.14% स्कैटर्ड बाय एंगल ग्रेटर देन 0.1 डिग्री। तो सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या दिया रुदरफोर्ड ने, कि कुछ तो है बेटा जो ऐसा करवा दे रहा है, कुछ तो है जो ऐसा करवा दे रहा है, कुछ तो है जो ऐसा करवा दे रहा है, कुछ तो है जो ऐसा करवा दे रहा है, कुछ तो है। क्या है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। उनको समझ में आ गया कि देयर आर नेगेटिवली चार्ज्ड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा लाल कलर से, लाल छड़ी मैदान खड़ी, बहुत दिन से गाना नहीं सुना है ना आप लोगों को, अभी रहने दीजिए, इधर देखिए। और तीसरा वाला क्या था, वेरी 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 फ्यू रिट्रेस्ड बैक, मतलब ऐसा एकदम फिरत उत्तर मराठी नहीं आता, जिससे पूरा साबित हो गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को मारेगा तो क्या होगा, रिटर्न आएगा ना। तो ही कंक्लूडेड दैट एट द सेंटर देयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाद में, समझ गया। तो ये रहा इनका एटॉमिक मॉडल और ये रहा इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन भी। तो एटॉमिक मॉडल तो हो गया, अब आप इनका एक डिमेरिट सुनिए। डिमेरिट क्या है वो सुनिए। डिमेरिट ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। मैं आपसे एक क्वेश्चन, नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं। क्या है ना, बहुत पहले की बात है, जब क्लासिकल फिजिक्स में ये चीज, अच्छे न बल, ये चीज पता किया गया था, क्या, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में मूव करे तो उससे लाइट निकलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
are emitted by a charged particle if it is accelerated। तो वो मैं यहां लिख देता हूं, इस टॉपिक से बाहर है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल भौतिक विज्ञान, accelerated charged particles emit क्या? लाइट। बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन। ठीक है, कोई भी चार्ज अगर जुक से निकल गया तो उससे क्या हो जाएगा? EMW निकलेगा। अबे BMW नहीं, EMW निकलेगा। तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल देकर क्या किया? पूरा पब्लिक के उम्मीद पर खड़ा हो गया। सब अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोगों को मालूम था कि एटम्स चमकते हैं। अब नहीं क्या केमिस्ट्री पढ़े हो तुम, आयरन ब्राउन कलर का क्यों होता है आयनिक फॉर्म में? हाँ, तो ये क्वेश्चन सभी साइंटिस्ट के दिमाग में था कि एटम्स के रंग क्यों होते हैं, ठीक है, आखिर वो चमकते क्यों हैं? तो यानी लाइट क्यों फेंकते हैं एटम्स? तो इनके दिमाग में ये सेकंड वाला कंक्लूजन देखकर समझ में आया कि यार इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। और आप अच्छे से जानते हैं, सिर्फ रदरफोर्ड ही नहीं, आप भी जानते हैं ये चीज कि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, ऑल्दो द स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है ना बे? सेंट्रीपेटल। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला, एक ही है वैसे, इन्होंने क्या बोला कि सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग, सर छोटा लिख रहे सर? हाँ बड़ा लिख रहा हूं। परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अबे यार लिख देता हूं, वीडियो क्लास में यही प्रॉब्लम है। सर्कुलर मोशन, थोड़ा कंची नहीं मार सकते बोले क्या? दैट इज they are accelerated, therefore they emit light या EMW। समझे? यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल 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 घूम रहा, मतलब उसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। तो वो बोलता है इसलिए वो लाइट देता है। अब ये हो गया गलत, क्योंकि आप सोचिए सिद्धांत के हिसाब से कि कोई चीज को गोल घूमने के लिए चाहिए एनर्जी, है ना? और अगर वो ये एनर्जी लिबरेट कर दे तो वो उसी गोलाई में गोल घूम पाएगा? नहीं। तो ये रहा आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या है? इफ द अबव स्टेटमेंट would be true, is true, then losing energy, electrons would collapse into the nucleus। समझ गए? कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एनर्जी दे रहा है कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर ये एनर्जी दिए जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक दिन ये सेंटर पे कोलैप्स हो जाएगा।
और ये यूनिवर्स, ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भाई ये सृष्टि मतलब यूनिवर्स, क्या तुम लोग भी समझ गया। तो ये था गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट, बोर्ड में आता है बेटा, डायग्राम वायग्राम अच्छे से बना के, नेमिंग वेमिंग करके, ये लेड का कॉलीमेटर, ये बिस्मथ का मेटल, ये जिंक सल्फाइड का कोटिंग, ये गोल्ड फॉयल है ना, इसका साइज देख लेना, गोल्ड फॉयल का थिकनेस देख लेना, और मेरे को कमेंट कर देना, मैं फिर याद रखूंगा। ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन, एटॉमिक मॉडल और डिमेरिट देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग एक काम करेंगे, अब हम लोग इस टॉपिक पर थोड़ा स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे जो सीबीएसई और जेडब्ल्यू मेन में एडवांस में है। तब तक आप इसको लिख लो और मैं इसको मिटा रहा हूं। अच्छा बताइए तो, किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर आप पॉजिटिव चार्ज की तरफ फेंक के मारिएगा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर आप फेंक के मारिएगा, तो क्या वो दोनों एक दूसरे से फिजिकली टकराएंगे? नहीं टकराएंगे ना, नहीं समझा। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके तरफ मैं इसको फेंकूं तो क्या ये फिजिकली टकराएंगे? नहीं। कूलम्ब्स लॉ यार, जितना नजदीक जाएगा उतना फोर्स बढ़ेगा, रिपल्शन उतना बढ़ेगा, जितना नजदीक जाएगा उतना रिपल्शन बढ़ेगा। ऐसा 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 नहीं। तो वही बात है कि न्यूक्लियस के तरफ जब आप किसी अल्फा रे को या कोई भी पॉजिटिव रे को अगर आप फेंक के मारिएगा, ठीक है, फेंक के मारिएगा, तो अधिक से अधिक न्यूक्लियस के कितने करीब जाएगा? ये न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस, और ये है मान लीजिए कोई भी एक पॉजिटिव पार्टिकल है और ये भी पॉजिटिव ही है। ऐसा मारा तो एकदम ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा फिर ऐसा हो जाएगा, तो अधिक से अधिक कितना नजदीक आया वो उससे। दिस इज वी आर गोइंग टू स्टडी, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। द टॉपिक्स नेम इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। डिफिकल्ट इसके बाद वाला टॉपिक है। चद्दर ओढ़ के सो जाइएगा आप लोग, नहीं समझा तो, ठीक है। चलिए क्या टॉपिक है? अरे मार्कर ने धोखा दे दिया। टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कभी लड़े लड़े से थे, कभी अड़े अड़े से थे, कभी भिड़े भिड़े से थे, बस यूं ही जुड़ गए। अरे सब पता है मेरे को, सब पता है। चलो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसा? कोई भी न्यूक्लियस मान लो, तुमको पता है ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो मान लो ये कोई भी न्यूक्लियस है जिसके पास Z2 एटॉमिक नंबर्स है, यानी Z2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। Z2 क्या है? नंबर ऑफ, Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और इसके तरफ हम फेंक के मारे, क्या अल्फा पार्टिकल बोलकर मैं क्वेश्चन को स्पेसिफिक नहीं कर दूंगा, मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं। कोई भी पॉजिटिव चार्ज जिसका एटॉमिक नंबर है, या एक और न्यूक्लियस हम फेंक के मार रहे हैं मान लीजिए जिसका एटॉमिक नंबर है Z2 Z1, यानी अल्फा रे अगर कह दिया तो कैसा स्पेसिफिक हो जाएगा। अब हम जनरल कर रहे हैं तो क्या होगा? कहां से आ रहा है ये कहां से आ रहा है? फ्रॉम इंफिनिटी। क्यों? ताकि इसका और इसका कुछ रिश्ता ना हो, कोई पोटेंशियल एनर्जी ना हो। सर क्या बकबक कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग को समझ में नहीं आता है। देखो, दो चार्ज अगर कुछ दूरी बनाए हुए हैं और दूरी मान लो है फाइनाइट, तो इन दोनों का के वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, याद है? इन दोनों के वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, याद है कि नहीं याद है?
क्या फॉर्मूला है उसका? के Q1 Q2 अपॉन R। समझ गए? के इज कूलम्स कांस्टेंट। तो यही R अगर मान लो इंफिनिटी हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 0, इसीलिए बहुत दूर। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0। अबे तो जाएगा कैसे? कुछ वेलोसिटी होना चाहिए ना, तब ना जाएगा उसके पास। मान लो v है, अभी u ही बोल दो चलो, और ना तुम बोलेगा क्या सर कभी u बोलते कभी v बोलते। अब मैंने क्या बोला, ये इससे फिजिकली टकराएगा नहीं, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद लौट जाएगा। तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ गए ना आप? तो यहां पर बताओ कितना स्पीड होगा? बताओ, दिमाग है तो। 0 होगा ना बे? 0 अगर नहीं होता, कोई वैल्यू होता तो और आगे नहीं जाता क्या तुम भी? तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी होगा दादा 0। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? फॉर्मूला उधर रखा है भाई। पोटेंशियल तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगी या 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी या के यानी 1/4 Q1 मतलब इसका चार्ज। अब इसका चार्ज कितना होगा? Z1 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है? E। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम होता है ना चार्ज, हाँ E। तो इतने सारे प्रोटॉन से तो कितना होगा टोटल चार्ज? Z1E। Q2 कितना होगा? समझ गए ना? Z2E अपॉन दिस डिस्टेंस। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको अच्छे से बाद में लिखेंगे। यहां रहा इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी कितना है कि नहीं है ना बे? और पोटेंशियल एनर्जी कितना बा? 0। बताया ना बे? आर अगर ये डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, लिख लो उसको। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मैं चलूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मैं चलूं। क्या? कंजर्विंग द एनर्जी एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल। सर समझ में नहीं आ रहा, देखो ना इधर। क्या करे बेटा, तुम लोग को ऐसा पीछे मुड़ते देखते कोई नहीं है। सोचो कैसा बीतता होगा इधर। कितना मजा आता था किसी को उठा के डांटने में, अरे सो क्यों रहा बच्चा, लेकिन अभी कैसा हो गया। तो ये टोटल इज इक्वल टू ये टोटल, इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू यहां पर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कर सकते कि नहीं कर सकते? कोई बाहर से एनर्जी ऐड हो रहा है क्या? इसका एनर्जी लॉस हो रहा है क्या? नहीं ना, हम लोग ये मान लेते हैं कि यहां पर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि इनिशियल टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो टोटल एनर्जी इनिशियल कितना होगा? पोटेंशियल 0 है तो अकेला काइनेटिक ही पोटेंशियल है, तो ½ mu²। और टोटल एनर्जी फाइनल कितना होगा? काइनेटिक 0 है तो अकेला पोटेंशियल ही टोटल है, तो कितना होगा? अच्छे से लिख देंगे आप, Z1 Z2 अपॉन 4πε0 d। समझ गए कि नहीं समझे? तो यहां से हमको मिल जाएगा क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, ये 2 और 4 काटिएगा मत, रहने दीजिए। तो Z1 Z2E² बाई 4πε0 इंटू ½ mv², यहां नीचे आएगा, मैं उसके जगह काइनेटिक एनर्जी लिख दूंगा। और ये रहा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला, Z1 Z2 बाई के Z1 Z2E² बाई के ई, के Z1 Z2E² बाई के ई। बोलो, के Z1 Z2E² बाई के ई। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया।
अब इसके बाद का टॉपिक में लिख लो, उसको समझ लो क्या हो रहा है। यह न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z1 है गया, न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z2 है उसके पास। एकदम टक्कर तो फिजिकली मार नहीं सकता, क्योंकि जितना करीब जाएगा उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाएगा और फिर वापस, तो जिस पॉइंट तक वो जाएगा वहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? और पोटेंशियल एनर्जी हम फॉर्मूला उठा लेंगे K Q1 Q2 अपॉन R से। तो यहां का टोटल इजिकल टू यहां का टोटल से हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब अगर ये हीलियम हुआ तो Z2 की जगह लिखिएगा 2। समझ रहे ना आप? ये अगर मान लीजिए हाइड्रोजन हुआ तो Z2 की जगह लिखिएगा 1, ऐसा।